हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि 6 महीने बाद फिर लाइट कैमरा एक्शन, यानी केंद्र सरकार ने फिल्म व टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए छूट दे दी है। दूसरी न्यूज़ है कांग्रेस में अब खुलकर सामने आई गुटबाजी, क्योंकि नए अध्यक्ष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है 6 महीने बाद फिर लाइट कैमरा एक्शन। केंद्र सरकार ने फिल्म व टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने अभिनय करने वाले को छोड़कर अन्य सभी के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शूटिंग में दर्शकों को आने की इजाज़त नहीं होगी, साथ ही शारीरिक दूरी के मानकों का पालन भी करना होगा। कंटेनमेंट जोन में शूटिंग की इजाज़त नहीं होगी। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म और टीवी के लिए एसओपी यानी मानक निर्देश जारी करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस के कारण तकरीबन 6 माह से बेहद प्रभावित उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। जावड़ेकर के अनुसार फिल्म व टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए जारी एसओपी को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सलाह के बाद तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस में अब खुलकर सामने आई गुटबाजी। राजनीतिक मोर्चे पर लगातार पटकनी और कई मुद्दों पर रहकर उठ रहे तीखे मतभेद और मतभेद के बाद आखिरकार कांग्रेस उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां या तो फैसला लेना होगा या फिर फजीहत झेलनी होगी। सोमवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में आने वाले तूफान का इशारा कर दिया है। इन नेताओं ने कहा है कि अब बहुत देर हो गई है, या तो पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष जिम्मेदारी ले या फिर इसके लिए चुनाव हो जाएं। वरिष्ठ नेताओं से कई बार सीधी जंग करते हुए राहुल गांधी खेमे के नेताओं ने भी यह मांग फिर से तेज कर दी है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे में यह तय है कि सोमवार की बैठक हंगामेदार होगी। दोनों खेमे अपने तीखी तेवर में दिखेंगे और संभव है कि आगे की राह भी तैयार हो जाए। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी के सहारे ट्रंप का प्रचार, यानी कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की जो उनकी लोकप्रियता है उसके सहारे चुनाव में खड़े होने के मंसूबे में है। दूसरा है मॉस्को में लगी हथियार प्रदर्शनी में भारत का भी पवेलियन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन भारतीय मूल के मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जहां कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है, वहीं ट्रंप कैंप ने शनिवार को जारी किए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश की। विज्ञापन में इसी वर्ष फरवरी में अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से जुड़ी एक क्लिप शामिल है, जिसमें मोदी और ट्रंप अपार जन समुदाय को संबोधित करते दिख रहे हैं। ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किम्बरली गुइडफाइल ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट में कहा कि अमेरिका भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और हमारे अभियान को भारतीय मूल के अमेरिकियों का समर्थन मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है मॉस्को में लगा जो प्रदर्शनी लगी है उसमें भारत को भी पवेलियन मिला है। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में लगे भारतीय पवेलियन का रविवार को उद्घाटन हो गया। यह फोरम रूस के रक्षा मंत्रालय ने आयोजित किया है और यह 23 से 29 अगस्त तक चलेगा। कोविड-19 महामारी के चलते कई देश आयोजन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बावजूद इसके करीब 70 देश शामिल हो रहे हैं। इसमें 730 से ज़्यादा रूसी हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में भी हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है हिस्सेदारी बिक्री पर विचार कर रहे देश के 5 बड़े बैंक। और दूसरी न्यूज़ है आधार के साथ 3 दिन में हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं।
5 बड़े सरकारी बैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी सितंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान संस्थागत निवेशकों के हाथों शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े सरकारी कर्जदाता शामिल हैं। बैंक कोरोना वायरस संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बीच शेयर बेचकर पूंजी आधार बढ़ाना चाहते हैं। मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पूंजी जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों का रास्ता सबसे सुलभ हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दूसरी तिमाही में वित्तीय परिणाम को अंतिम रूप देने के बाद इस बारे में निर्णय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार फंसे कर्ज पुनर्गठन और उसके बाद रेटिंग्स को लेकर बैंकों की तस्वीर अक्टूबर के अंत तक ही साफ होगी। उससे कहा गया है कि बैंक शेयर बिक्री के लिए समय मात्रा, मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति और अन्य औपचारिकताओं को लेकर प्रतिक्रिया या प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने इस तरह से पूंजी जुटाने की योजना बनाई है जिससे घरेलू और वैश्विक निवेशकों दोनों के लिए भागीदारी को लेकर पर्याप्त गुंजाइश हो। पीएनबी पहले ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी बाजार में जाने को लेकर अपना इरादा जता चुका है ताकि वह वृद्धि संबंधी जरूरतों और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक, ये बैंक बड़े कर्जदाता बैंक हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आधार के साथ 3 दिन में हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आधार नंबर के साथ आवेदन करने पर वस्तु एवं सेवा कर में रजिस्ट्रेशन 3 दिन में हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया है जो 21 अगस्त से प्रभावित हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार नंबर नहीं देने पर कारोबार के जगह की फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च 2020 को जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिली थी। हालांकि कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों में इसे टाल दिया गया था। इस सुविधा के बाद जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनेगा तो कोई नोटिस नहीं मिलने की स्थिति में 3 कार्यदिवसीय में रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए आवेदक को फिजिकल वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होगा। यदि आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं लेता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें 21 कार्य दिवस तक का वक्त लग सकता है। ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, सबक सीखने से इनकार करती कांग्रेस। एक स्वस्थ लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष की दरकार होती है, लेकिन यदि विपक्ष की प्राथमिकताएं गलत हों तो वह लोकतंत्र का हित से अधिक अहित कर सकता है। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, समन्वय की राजनीति के पुरोधा। जेटली ऐसे नेता थे जो राजनीति में कटुता के बजाय तालमेल बनाने और हर समस्या का हल खोजने को तत्पर रहते थे। और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने। तीसरा आर्टिकल है हमारा, गांधी परिवार का संकट। जिस तरीके से अब नए अध्यक्ष की बात और चर्चा चल रही है उससे गांधी परिवार पर संकट है, यानी अध्यक्ष पद को लेकर संकट है, और इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। सबक सीखने से इनकार करती कांग्रेस। कांग्रेस में बढ़ती उथल पुथल ने उसके भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन और पारदर्शी संगठन चुनाव के लिए एक पत्र लिखा है। एक वक्त कांग्रेस को देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव में निरंतर पराजय के कारण आंतरिक कलह और पार्टी के दिग्गज नेताओं का पलायन बेहद आम हो गया है। कांग्रेस में उथल पुथल, विद्रोह और विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। यह सिलसिला आज़ादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था। उसके बाद से इस पार्टी में 70 बार से भी ज़्यादा विभाजन हो चुका है। देश में तमाम अन्य दलों का उभार उसी की कीमत पर हुआ है। बीते कई वर्षों से कांग्रेस देश पर अपनी सियासी पकड़ खोती जा रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ वारिस इसके कारणों की पड़ताल करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक फैसले और नीति में नुस्ख निकालने में लगे हैं। वे लगातार प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे हैं।
मतदाताओं को यह महसूस हुआ है कि वह निरंतर अनियंत्रित आलोचना राजनीतिक समक्ष के अभाव से उपजी है। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के विरोधी या विरोध को लेकर एक नई रणनीति बनाई है। इसमें वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आलोचना करने से बचने के साथ ही उन मामलों पर विरोध को लेकर भी एहतियात बरतते रहते हैं जिन पर मोदी सरकार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में तमाम नाम सामने आते हैं। स्पष्ट है कि मोदी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के विरोध का मामला आता है तो पार्टियां पूरी सतर्कता के साथ अपनी रणनीति में सुधार कर रही हैं। कांग्रेस के दयनीय प्रदर्शन का बुनियादी कारण यह भी है कि वह अपने काबिल नेताओं और खास तौर से पार्टी के युवा सदस्यों की प्रतिभा का दमन करती है। इरादतन अपनाई जाने वाली इस रणनीति के चलते जब काबिल युवा नेताओं को उनके परिणाम का प्रसाद नहीं मिलता तो वे पार्टी को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है तो तमाम लोग यह मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष की दरकार होती है। वहीं कुछ यह दलील देते हैं कि यदि सशक्त विपक्ष की प्राथमिकताएं ही गलत हों तो वह लोकतंत्र का हिस्सा या हित से अधिक अहित कर सकता है। पार्टी के निहित स्वार्थी नेताओं का ध्यान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बजाय इस पर अधिक केंद्रित होता है कि वे कैसे अधिक से अधिक ताकत हासिल कर सकते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से भले ही कोई कुछ सोचे, लेकिन व्यवहारिक नजरिए से तो यही लगता है कि कांग्रेस द्वारा खाली की जाने वाली सियासी जमीन पर उन विपक्षियों का काबिज होना स्वाभाविक है जो कहीं अधिक काबिल है। विपक्ष के इस पराभाव में दो पहलू जरूर बदलाव ला सकते हैं। एक तो पार्टी नेतृत्व और दूसरी सिविल सोसाइटी। जहां नेतृत्व खुद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है, वहीं सिविल सोसाइटी संरक्षण के लिए कांग्रेस पर निर्भर है और वह किसी भी किस्म की मदद करने में अक्षम है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण वाला मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की संपदा सरीखा होता है। सभी विपक्षों द्वारा उसे समर्थन दिया जा सकता है और दिया भी जाना चाहिए। यह सही समय है कि लोग महसूस करें कि मजबूत विपक्ष उस पुराने ढांचे को जीवंत करने की कोशिश से नहीं बनेगा जो अरसे पहले ही दम तोड़ चुका है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जाने माने राजनेता अरुण जेटली को इस संसार से विदा हुए 1 साल हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनकी कमी महसूस न की हो। भाजपा के विपक्ष में रहते समय कभी कभी हफ्तों तक सदन स्थगित रहा था। एक बार मैंने यानी राजीव शुक्ला ने उनसे कहा कि ऐसा कैसे चलेगा कि विधेयक पारित ही ना होने पाए, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। वह बोले कि 2 बजे तक हमें सदन में अपनी बात कहने दो और फिर तुम अपने विधेयक लाकर पारित कराओ। मैंने ऐसा ही किया। जब विधेयकों पर उनकी पार्टी की नीतिगत आपत्तियां होती थी तब मैं संबंधित विभाग के मंत्री को लेकर उनके पास चला जाता था कि आप ही उसमें जरूरी सुधार बता दो। उस समय वह आवश्यक सुझाव देकर विधेयक के पारित होने का रास्ता निकाल देते थे। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चरम पर था और संसद नहीं चल पा रही थी तो हस्तक्षेप के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को यह जिम्मा सौंपा गया कि चूंकि वह महाराष्ट्र से थे तो इस नाते वह अन्ना को मना पाए। अन्ना ने पेशकश की कि यदि एक प्रस्ताव उनकी मांगों को लेकर संसद में पारित किया जाए तो वह धरना वापस ले लेंगे। उस प्रस्ताव का मसौदा विलासराव जी लाए जिसे मनमोहन और प्रणब मुखर्जी ने मामूली सुधार के साथ सहमति दे दी। अन्ना भी राजी हो गए। अब समस्या थी कि भाजपा को कैसे मनाया जाए जिससे सदन चले। संसदीय कार्यों के मामलों में प्रणब मुखर्जी सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पर जेटली और सुषमा स्वराज तैयार हो जाए तो रास्ता निकल सकता है। मैं वह प्रस्ताव लेकर जेटली जी के पास गया। उन्होंने उसमें संशोधन की बात कही। मैंने कहा कि आप ही इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करा दें। उन्होंने उसे अपने स्टेनोग्राफर को डिक्टेट करा दिया। मैंने पाया कि 2 शब्दों के अलावा वही प्रस्ताव था। मैं उसे लेकर सुषमा स्वराज के पास गया। उन्होंने भी सहमति दे दी। मैंने इस प्रस्ताव को मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी को दिखाया तो उन्होंने उन दोनों शब्दों के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद प्रधानमंत्री के कमरे में जेटली जी और सुषमा स्वराज को चाय पर आमंत्रित किया गया। प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बन गई जिसे प्रणब मुखर्जी ने सदन में पढ़ा और इस तरह संसद चलने लगी। जीएसटी के मामले पर तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच गहरे मतभेद थे, लेकिन जेटली जी ने 6 महीने में सभी मुख्यमंत्रियों को मनाया और बीच का रास्ता निकाला।
संसद के प्रत्येक सत्र में जेटली जी अपने ऑफिस में मारवाड़ी और पंजाबी खाने का लंच करते रहते थे, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद नजर आते थे। अक्सर उन्हें संसद के गलियारों में गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, आनंद शर्मा आदि से बात करते हुए देखा जा सकता था। अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हुए वह दूसरे दलों की समस्याओं का भी हल निकालने में तत्पर रहते थे। जब वह सेंट्रल हॉल में बैठते थे तो दर्जनों पत्रकार उन्हें घेरे बैठे रहते थे। वह यह मानते थे कि राजनीति व्यक्तिगत टकराव नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। बीसीसीआई में भी जब कभी विवाद हो जाते थे तो बोर्ड का अहम सदस्य होने के नाते वह हमेशा कोई ना कोई हल निकाल देते थे। राजनीति में विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कटुता और शत्रुता की कोई गुंजाइश नहीं। इस बात को भारत के कई नेताओं ने अपनाया है, जिसमें पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, कर्पूरी ठाकुर, भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत बिलासराव देशमुख, अरुण जैसे प्रमुख हैं। अरुण जेटली ने भी हमेशा इसी सिद्धांत को माना है। तीसरा आर्टिकल है हमारा, गांधी परिवार का संकट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले नेतृत्व के सवाल पर खींचातान तेज होना यही बताता है कि पार्टी यह तय नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना है और क्या जरूरी है और उसकी पूर्ति कैसे होगी। एक और कांग्रेस के करीब 2 दर्जन नेता पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत जता रहे हैं। दूसरे ओर अन्य नेता इस पर जोर दे रहे हैं कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का विकल्प राहुल गांधी ही हो सकते हैं। इस खेमेबाजी के बीच यह प्रतीति भी कराई जा रही है कि सोनिया गांधी पार्टी की नया अध्यक्ष चुनने को कहा जाए। इस पर यकीन करना इसलिए कठिन है क्योंकि कम से कम उन्हें तो इससे अवगत होना चाहिए था कि बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही वह नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करती? यदि ऐसा कोई पहल नहीं हुई तो इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि यथास्थिति बनाए रखने को बेहतर समझा जा रहा है, या फिर उस समय की प्रतीक्षा की जा रही है जब कांग्रेसी नेता एक स्वर से यह कहने लगे कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि एशियाई ब्रैडमैन अब्बास, कैलिस और स्टॉलेकर, ये एक साथ होगा, स्टॉलेकर होगा यहाँ पर, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। एशियाई ब्रैडमैन कहे जाने वाले पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टॉलेकर को रविवार को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लगातार 3 वनडे शतक लगाने वाले अब्बास ने पाकिस्तान की तरफ से 78 टेस्ट मैच में 5062 रन और 62 वनडे में 2572 रन बनाए हैं। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 से अधिक शतक लगाने वाले एकमात्र एशियाई बल्लेबाज हैं। क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक जैक कैलिस ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 1995 से लेकर 2014 तक 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह 44 वर्षीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 13,289 रन और वनडे में 11,580 रन में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज है। उन्होंने इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में 292 और वनडे में 273 विकेट हासिल किए हैं। स्टॉलेकर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 टेस्ट, 125 वनडे और 54 टी20 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। कैलिस दक्षिण अफ्रीका के चौथे, जबकि अब्बास पाकिस्तान के 6ठे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये आज का यानी 24 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।